नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी बनने की क्या कीमत हो सकती है? नरेंद्र मोदी सरकार चलती रहे, मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, इसकी कीमत अगर एक आरोप जो लग रहा है उस आरोप में दम है तो उसकी कीमत की कल्पना आप कर भी नहीं सकते। आप शून्य जो है जीरो, वो जीरो की गिनती नहीं कर सकते। वो गौरव वल्लभ याद है आपको? संबित पात्रा से जीरो पूछ रहे थे ट्रिलियन में कितने होते हैं। हालांकि वो गौरव वल्लभ अब भाजपा में आ गए हैं, गौरव वल्लभ भी वो जीरो नहीं गिन पाएंगे जितने जीरो आगे लगे हैं सरकार चलाने की कीमत में। चंद्रबाबू नायडू को क्या 5 लाख करोड़ रुपए की लूट, खुली खुली लूट की छूट दी गई है इस एवज में कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना है, मोदी की सरकार चलाते रहना है। ये आरोप बड़े गंभीर हैं। ये पूरी थियरी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कैलकुलेशन ये न्यूज लॉन्चर का नहीं है। न्यूज लॉन्चर का इसमें कोई भूमिका भी नहीं है, मैं क्लियर करूं। लेकिन जब ये थियरी सामने आई तो इस थियरी को आप तक पहुंचाना और आपके संज्ञान में लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सारा थियरी, सारा कैलकुलेशन है राजशेखर राव साहब का, और सीधे मैं उन्हीं से समझूंगा क्योंकि हमारे पास इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो राव साहब को हमने जोड़ लिया है। स्वागत है राजशेखर राव साहब। मैं सीधा सवालों पे आ रहा हूं। ये पूरा जो आपने बताया है कि अमरावती राजधानी का सपना है चंद्रबाबू नायडू का, इतना बड़ा सपना हम तो दूर से ही समझ रहे थे कि इतना बड़ा सपना उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए देखा है। लेकिन इस सपने के पीछे आप स्कैम देख रहे हैं, जबकि वहां पर किसानों से जमीन लेकर के राजधानी बनाने का सपना था, किसानों को अमीर बनाने का सपना था, किसानों को उनके कल्पना से ज्यादा, उनकी उम्मीद से ज्यादा फायदा पहुंचाने का उनका सपना था। तो अगर किसानों को फायदा हो रहा है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों ये कैलकुलेशन करने लगे? इस कैलकुलेशन का कोई आधार, कोई बेस है, या सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के विरोध की वजह से आपने कह दिया कि 5 लाख करोड़ की लूट की खुली छूट है मोदी सरकार चलाने के लिए? राव साहब म्यूट है आप। नमस्कार, न्यूज लॉन्चर के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और धमाके के साथ, एक बड़े धमाके के साथ हम इस 2025 की आगाह करेंगे। मैं बात थोड़ा पहले मैं इंट्रोडक्शन में दे दूं, इसकी पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उसके लिए थोड़ा मुझे समय चाहिए। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना विभाजन हुआ 2014 में, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया, तेलंगाना को अलग किया। जब तेलंगाना अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना के हिस्से में चला गया। आंध्र प्रदेश के लिए, मतलब जो नई बची कुची आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, उसके लिए एक नई राजधानी की जरूरत है। इस राजधानी कहाँ होगी, कैसे होगी, ये तय करने के लिए तब तत्कालीन सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कमिटी बनाई जिसे हम कहते हैं शिवरामकृष्णन कमिटी। वो कमिटी बनाई, कमिटी बन गई, जांच कर रही। इतने में चुनाव आ गए, चुनाव में एनडीए, यूपीए सरकार हार गई, एनडीए आ गई नरेंद्र मोदी के साथ। चंद्रबाबू नायडू 2000 में साथ में उन्होंने सरकार बना ली। तो चंद्रबाबू नायडू ने शिवरामकृष्णन कमिटी की रिपोर्ट को उसको इंतजार करने के बजाय उन्होंने अपना ही एक कमिटी बना दी जिसका नाम है नारायणा कमिटी। और नारायणा कमिटी भी, एक तरफ शिवरामकृष्णन कमिटी अपना रिपोर्ट पेश कर रही थी, दूसरी तरफ नारायणा कमिटी अपना रिपोर्ट पेश कर रही थी। नारायणा कमिटी का ये कहना है कि गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में कहीं कैपिटल होना चाहिए, जबकि शिवरामकृष्णन कमिटी का रिपोर्ट ये है कि मतलब जो सरकार के जो 3 मेन अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधानसभा और मंत्रालय, ये तीनों अलग अलग जगह होना चाहिए, क्योंकि नई जो स्टेट बनी है, अगर 3 अलग अलग जो जगह रहेंगे तो समानांतर डेवलपमेंट होगा। मतलब एक ही जगह डेवलपमेंट होने के बजाय तीनों जगह समानांतर, ये उनकी थ्योरी है शिवरामकृष्णन जी की। लेकिन उसे नकारते हुए चंद्रबाबू नायडू जी ने नारायणा कमिटी को अडॉप्ट कर लिया और कहा कि
मंत्रालय, विधानसभा और हाई कोर्ट एक ही जगह होगी और 29 गांव उन्होंने चुने, जिसका नाम उन्होंने किया अमरावती। यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राजधानी बनाने के लिए हमें जमीन चाहिए। जमीन 3 तरीके से उपलब्ध हो सकती है। एक तो सरकारी जमीन, दूसरी होगी रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जंगली जो जमीन है उसको डी रिजर्व करके सरकार के हवाले कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, आप किसानों से जो है जमीन खरीद सकते हैं। तो ये अमरावती के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत सरकारी जमीन थी, लेकिन एकजुट नहीं थी, सिंगल पीस में नहीं थी, वो बिखर के थी। कहीं 200 एकड़, कहीं 500 एकड़, कहीं 1000 एकड़, अलग अलग, मतलब 40-50 किलोमीटर के फासले में ये पूरे पीसेस थे, एक ही जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम जो है किसानों से जमीन लेंगे। किसानों के लिए जमीन लेने के लिए आपके पास एक कानून बनी, 2013 में एक कानून बनी, जिसके तहत, और उसको आप 2013 भूमि अधिग्रहण कानून कहते हैं, जिसके तहत आपको रजिस्टर ऑफिस में, सरकारी रजिस्टर ऑफिस में जो भी जमीन की कीमत होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र का है अगर जमीन तो उसका 4 गुना देना होगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो उसको दुगनी जमीन देकर उनसे जमीन सरकार ले सकती है। उस कानून के तहत कोई जमीन देने से इनकार भी नहीं कर सकता। अगर 4 गुना पैसा दे रहे हैं तो जमीन देना ही पड़ेगा, ये कानून है। चंद्रबाबू नायडू ने अगर जमीन इकट्ठा करने के लिए, तो ये कानून उनके पास ऑलरेडी मौजूद था। उस 29 गांव में 2014 में 1 एकड़ की कीमत रजिस्टर ऑफिस में 2 से 3 लाख रुपया थी। 2 लाख से 3 लाख रुपया, उसका 4 गुना हम कर ले तो 8 से 12 लाख रुपया बनता है। हम औसतन 10 लाख रुपया मान ले पर एकड़। पूरा जो इसका एरिया है 33,400 के आसपास उन्होंने जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया। तो वहां पर जब उन्होंने प्रपोजल रखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन अगर इस कानून के तहत अगर हम जमीन लेते तो 10 लाख की कीमत से मान लीजिए 35,000 एकड़, तो आपको 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती। 3,500 करोड़, 35,000 एकड़ अगर जमीन खरीदना है 10 लाख के हिसाब से, तो आपको 3,500 करोड़ आपको पैसा देना होता है। आप जमीन ले सकते हैं। लेकिन किसानों की दिक्कत यह है कि वहां पर जमीन मार्केट रेट जो है, रजिस्टर ऑफिस की रेट तो 2 से 3 लाख रुपया है, मार्केट रेट जो है 8 से 10 से 12 इसके बीच में है। तो सरकार जो ऑफर करेगी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत, वो मार्केट रेट से बराबर है, कुछ ज्यादा भी नहीं। तो किसान शायद राजी ना हो। तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन है। किसान के 2 ऑप्शन सुने आ रहे थे कि पहले तो हमें जो पैसा दिया जाएगा अगर भूमि अधिग्रहण लागू किया जाए, तो हमें जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरे कुछ किसान ऐसे थे कि वो खेती ही करना चाहते थे, वो जमीन देना नहीं चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू के पास 2 ऑप्शंस थे। आपकी जो भी आज की मार्केट की कीमत है, मान लीजिए 10 लाख रुपया पर एकड़ हमने औसतन डिक्लेयर किया, तो उसको दुगना कर दीजिए। 20 लाख रुपया अगर आप दे देंगे तो किसान जो है खुशी खुशी ले लेगा, कोई मना तो नहीं करेगा। अगर कोई किसान चाहता है कि हम खेती ही करना चाहते हैं, तो उनके पास भी एक विकल्प रख सकते थे। आप राजधानी में जो भी जमीन देंगे उसकी दुगनी जमीन आपको बाहर दे देंगे हम। जो फसल यहाँ उगता है और जो इसका जमीन के जो भी फसल यहाँ उगते हैं, वो फसल जहां जहां भी उगता है आपको राजधानी के बाहर दुगनी जमीन दे देंगे। तो वो भी किसान जो बच्चे कुचे हैं वो भी राजी हो जाते। ये 2 विकल्प चंद्रबाबू नायडू के पास थे। पहला, अगर आप भूमि अधिग्रहण कानून ले लेते तो आपको 3,500 करोड़ रुपए देना पड़ता। आप अगर दुगनी दाम देते, मार्केट काम से दुगनी देते हैं, तो आपको 7,000 करोड़ देना पड़ता। और अगर आप किसानों को यहाँ जो भी आपको लैंड दिया, आप बाहर जाके उनको दुगनी देना है, उससे आपको मेरे ख्याल से 3-4 या 5,000 करोड़ रुपए में मामला सेट हो जाता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक अलग ही फॉर्मूला लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास
आप जो भी हमारे को पैसा जमीन देंगे उनको हम लैंड डेवलप करके देंगे, रेसिडेंशियल प्लॉट देंगे 1000 गज का, 250 से 300 गज का जो है आपको कमर्शियल प्लॉट देंगे। आपको ये पूरा बनता है 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं, ये करीब करीब 25% बन जाता है। जो किसानों को चंद्रबाबू नायडू ऑफर कर रहे हैं 25% किसानों को चले जाता है। बाकी में चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि रोड, पार्क, आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कम्युनिटी हॉल वगैरह, गरीबों को आपको जो जमीन देना हो तो उसका पूरा मिला के आपको 50% उसके लिए उन्होंने रख दिया। 25% किसानों को रखा और 50% जो है ये सभी चीजों के लिए रखा, तो सरकार के पास बचती है 25% भूमि। तो 2024 के चुनाव परिणाम से पहले जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो चुनाव में उन्होंने बात कही, चुनाव प्रचार में, अगर जगन मोहन रेड्डी अमरावती प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते तो ये सरकार के पास जो भी 25% भूमि जो बची है उसका कीमत 5 लाख करोड़ रुपया हो जाता। और चंद्रबाबू नायडू का प्रोजेक्ट का नाम ही है सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। ये किसानों को जो भी ये प्रोजेक्ट उन्होंने शेयरिंग में दिया है उसका नाम रखा है उन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत हम न केंद्र सरकार के पास एक पैसा लेंगे, ना आपको एक पैसे की टैक्स लगाएंगे ज्यादा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार को 5 लाख करोड़ रुपया कमाकर उन्हीं में से कुछ पैसा खर्चा करके हम कैपिटल सिटी बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन कैपिटल होगी। यह चंद्रबाबू नायडू का विजन है जिन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे ही 2019 में चंद्रबाबू नायडू की सरकार हार गई, जगन मोहन रेड्डी जी आके चंद्रबाबू नायडू का प्रोजेक्ट जो है वो उसको खारिज कर दिया उन्होंने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट जो शिवरामकृष्ण कमीशन का रिपोर्ट है उसको उन्होंने लागू कर दिया। लागू करने से जो भी किसान ये अपने 29 गांव में 33,000 एकड़ जो भी किसान दिए हैं वो सड़कों पे आ गए और धरना करना शुरू हो गया, कोर्ट में गए वगैरह वगैरह, पूरा हो गया। अभी फिर से चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आ गई तो फिर से ये अमरावती का प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गया। ये है इसका पृष्ठभूमि। अब ये घोटाला कैसे हुआ मैं बताता हूं। हमने हिसाब किया कि अगर आप पैसा खर्च करके जमीन खरीदते, 2013 भूमि अधिग्रहण के कानून के तहत आपको 3,500 करोड़ खर्च करना पड़ता, अगर दुगना दिए तो 7,000, अब बाहर जमीन दिए तो और कम ही होता। तो आप 7,000 करोड़ में आप जब किसानों से सारा जमीन खरीदने का ऑप्शन आपके पास था, किसान को जो 25% भूमि जा रही है, चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि सरकार को जो 25% जमीन बचती है उसका कीमत 5 लाख करोड़ है, तो फिर किसानों को जाने वाली 25% भूमि का वैल्यू भी 5 लाख करोड़ है। आप अगर आपके पास 7 लाख करोड़ में 7,000 करोड़ में आपको पूरा भूमि लैंड खरीदने का ऑप्शन था, तो उसके खरीद के आप जो 5 लाख करोड़ में से 7,000 करोड़ निकाले तो 4,093 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को पहुंचाने का आपका दायित्व है। आप एक मुख्यमंत्री है ना, आपका जो दायित्व है कि आप सरकारी खजाने को ज्यादा से ज्यादा इनकम लेके आना आपका ड्यूटी बनता है। बजाय 7,000 दे के आप जमीन खरीदने के, आप सरकारी खजाने को आने वाले 5 लाख करोड़ किसानों को क्यों दे रहे हैं? ये पूरी जनता के साथ ये धोखा है, सरकार के साथ धोखा है। ये मेरा मेन आरोप है। सरकार को 5 लाख करोड़ के नहीं तो जो आमदनी है, मेरा सवाल एक क्रॉस क्वेश्चन है इस पे कि अगर किसानों को मिल गया 5 लाख करोड़ रुपए तो फिर क्या दिक्कत है? किसानों को जा रहा है, किसानों के लिए तो तमाम संघर्ष की बात होती है। किसानों के पास अगर जा रहा है 5 लाख करोड़ रुपए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जा तो रहा है किसानों के पास ना, आंध्र प्रदेश के, कि किसी और के पास जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। बहुत मतलब किसानों का दावा भी यही है, हमने जमीन दिया है तो हमें पैसा मिलना चाहिए। अरे भाई, जो राजधानी बन रही है, जो कैपिटल बन रही है, वो 29 गांव के लिए नहीं बन रही है, वो पूरे प्रदेश के लिए बन रही है, पूरे राज्य के लिए बन रही है। हर एक इंसान का हक
उस कैपिटल पर है। हम्म अगर आप वहां पर असेंबली नहीं बनाएंगे, मंत्रालय नहीं बनाएंगे, हाई कोर्ट नहीं बनाएंगे, उस भूमि का वैल्यू जैसे के तैसे रहता है। ये आप मानते कि नहीं? अगर आप वहां नहीं बना रहे हैं तो उस लैंड का वैल्यू जैसे के तैसे रहता। लेकिन अगर आप वहां मंत्रालय बना रहे हैं, असेंबली बना रहे हैं, हाईकोर्ट बना रहे हैं, इसीलिए आपका जो जमीन का वैल्यू है वो 10 लाख से लेके 25 करोड़ जा रहा है। तो प्रॉपर्टी जो है आपकी नहीं है, सारे प्रदेश की जनता की है। अगर सारे प्रदेश की जनता की प्रॉपर्टी उस वहां पर बिल्ड करने से उस जमीन की कीमत बढ़ रही है, तो उसका जो प्रॉफिट है सारे प्रदेश को जाना चाहिए, न कि आप 29,000 गांव को। नहीं, मैं ये कह रहा राव साहब कि ये पैसे जो जा रहे हैं 5 लाख करोड़ रुपए, ये किसानों को ही जा रहे हैं, किसी और को तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को जा रहे हैं कम थोड़ा हो जाता है। किसानों को, हर किसान को थोड़ी जा रहा है। हाँ। उसी किसान को जा रहा है जिसने कैपिटल बनाने के लिए जमीन दिया। कैपिटल किस लिए बना रहा है? वो सारे प्रदेश के लिए बना रहा है। सारे प्रदेश के लिए बना रहा है तो आपका जो भी वैल्यू है उसका दुगना दे रहे हैं ना भाई, आपको तो घाटे में नहीं रख रहे हैं। किसान को कोई नुकसान। और डिटेल में आऊंगा, क्योंकि इस टाइप का अगर होता कि मान लिया उन गांवों में प्लान लाने के पहले प्लान लीक हो गया, चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने जमीन खरीद ली और फिर कमा लिए, तब तो मैं स्कैम टाइप का कुछ देखता इसमें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसा हुआ हो तो ये जो है हमारा स्टेट बाइफरकेट हुआ जून 2014 में। ये कैपिटल का आया 31 दिसंबर 2014, मतलब 6 महीने का टाइम था। इस 6 महीने में कई लोग गरीब किसानों से जमीन औने पौने दाम में उन्होंने खरीद लिए। जिन किसानों को ये पता नहीं था कि राजधानी यहां पर आने वाला है, उन्होंने जमीन बेच दिया। और चंद्रबाबू नायडू का जो मंत्री है, बोलते हैं कहीं, मतलब ये जगह को छोड़कर, ये अमरावती के 29 गांव को छोड़कर 7-8 जगह ऐसे उन्होंने शगुफे छोड़े कि वहां बनने वाला है, तो पूरे रियल एस्टेट जाके वहां जमीन खरीद लिए। कोई बोल रहा है इस यहाँ से, इस जगह से 40-50 किलोमीटर दूर, मतलब 7-8 जगह उन्होंने बताए। उसमें ये कहीं नहीं था, मतलब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ कैपिटल बनने वाला है। लेकिन भीतर ही भीतर कई लोगों ने औने पौने दामों में यहाँ पर जमीनें खरीद ली। जमीन बेचे कौन? जमीन वो किसान बेचे जिनके पास 1.5 एकड़, आधा एकड़, 1 या 2 एकड़ थे। यहाँ पर 2 एकड़ वाले किसान जो है उनके पास केवल 49% जमीन थी। जिनके पास 2 एकड़ है या उससे नीचे है, उनके पास 49% जमीन थी। 2 एकड़ से ऊपर वाले उनके पास आधा जमीन थी। अगर ये आप एरिया के हिसाब से, लेकिन आप अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जो जातियां 2 एकड़ से नीचे थी वो SC, ST, OBC थी। ओके, हाँ। जो जमींदारी, जो जमीन जो 2 एकड़ के ऊपर है वो 1-2 जाति के लोग थे। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे उन्होंने जमीनें नहीं बेची। जो लोग जमीन बेचे वो जमीन भी खरीदी किसने है? उसी जाति के लोग जिनके पास पहले से जमीन थी। ओके, मतलब ये कुछ खास लोगों के पास ये पूरा 5 लाख करोड़ रुपए शिफ्ट हुआ है। मतलब जो लोग जमीन बेचे हैं वो गरीब थे और निम्न जाति के थे। ये शब्द नहीं उपयोग नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो भी पिछड़े हैं, पीडीए जो भी है, पीडीए वर्ग जो भी है, उन्होंने अपने जमीनें बेच दी है। और जो कैश रिच जाति है उन्होंने जमीनें खरीदी है। मतलब पहले से जो आधा जमीन उनके पास था उन्होंने अपने कब्जे में सारा, करीब सारा जमीन ले लिया। फायदा किसको जा रहा है अभी? फायदा पहले तो ये फायदा जिस वजह से ये कैपिटल सिटी बन रही है, इसका जो भी फायदा होता है पूरे स्टेट के हर एक आदमी को जाना है। मतलब आपको स्टेट ट्रेजरी में पैसा जाना चाहिए। आप स्टेट ट्रेजरी में पैसा नहीं भेज रहे हैं,
आप किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, आप कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए आप। लेकिन इस राव साहब, इसमें इस फॉर्मूले के पक्ष में चंद्रबाबू नायडू का तर्क था, उनका कहना था कि नया राज्य बना है ये, तो खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो किसानों को पैसा देकर के खरीद पाए, इसलिए ये फॉर्मूला लेकर के आए कि पैसा कहां से जुटाएं, तो इसलिए फॉर्मूला लेकर के आए। जी बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू का यही कहना था कि हमारा नया स्टेट बना, खजाने में एक पैसा भी नहीं है, पूरा कर्जे का बोझ आंध्र प्रदेश के पाले आ गया, पूरा मुनाफा जो है वो तेलंगाना के पाले चले गया, तो हम पैसा देकर जमीन खरीदने के जो है उसके स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लेके आया। क्या वास्तव में ये सच है या नहीं, यही भी हम देखना है। आंध्र प्रदेश का स्टेट बाइफर्केशन होने के बाद में पहले साल का बजट था 1,10,000 करोड़ पहले साल का। दूसरे साल का बजट था 1,13,000 करोड़। आपने ये प्रपोजल कब लेके आए? दिसंबर 2014 में, मतलब आपके पहले फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने और बाकी थे आपके पास। दूसरे फाइनेंशियल ईयर में पूरा साल बाकी था, मतलब दोनों साल का अगर आप बजट मिलाए तो 2.25 लाख करोड़ रुपए का आपके पास बजट था, और आपको खर्च करना कितना था? मात्र 7,000 करोड़, जब भी आप दुगनी दाम दे रहे हैं। आप 2.25 लाख करोड़ में से 7,000 करोड़ लेना मुमकिन बड़ी बात नहीं है किसी भी सरकार को। दूसरी बात, आपने 2019 में चुनाव से पहले 3 दिन पहले आपने महिलाओं को 20,000 करोड़ आपने ट्रांसफर कर दिए। मतलब आप जिस दिन चुनाव पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में एक महिला के बैंक अकाउंट में 20-20 हजार रुपए आपने ट्रांसफर किए, सॉरी 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसके लिए आपने 20,000 करोड़ खर्च किए आपने। मतलब वोट खरीदने के लिए आप सरकारी खजाने से 20,000 करोड़ जब खर्च कर सकते हैं, क्या आप 7 करोड़ खर्च करने के लिए पैसा नहीं है जो 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट लेके आ रहा है? 7,000 करोड़ अगर खर्च करें तो सरकारी खजाने को 5 लाख करोड़ का मुनाफा लेके आने वाले प्रोजेक्ट के पास आपको पैसा नहीं है। लेकिन महिलाओं को पसपू कुंकुमा करके एक ये है, मतलब महिलाओं को जो हल्दी कुमकुम करते हैं ना, जो अपने घर वाले अपने भाई बहन के घर जाते हैं तो उनको कुछ मुंह दिखाई करते हैं ना, उसके नाम पे उन्होंने दिया है एक महिला को 10,000 रुपए, जिसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ खर्च किए हैं। तो सरकारी खजाने में पैसा नहीं था, ये पूरा एक बहाना है, ये झूठ है। ये तो बड़ी बात है कि 7,000 करोड़ रुपए में राजधानी की पूरी जमीन खरीदी जानी थी, उसके लिए पैसा नहीं था, और वोट जब चुनाव का टाइम आया तो उसके लिए बांटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खजाने से आ गए। लेकिन जगन मोहन रेड्डी पर यह सवाल एक बनता है कि जब ये एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट होने के बाद सरकार जब 19 में बदल जाती है तो जगन कैसे जो है एग्रीमेंट को कैसे रद्द कर सकता है कोई? आइए चंद्रबाबू नायडू का और किसानों का ये एक दावा है कि एक बार एग्रीमेंट हो गया तो कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको 2 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। कोई भी घोटाला हो, आप कोल स्कैम ले लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम ले लीजिए, आप ले लीजिए 2G स्पेक्ट्रम केस। 2G स्पेक्ट्रम केस के लिए टेंडर बुलाए गए, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने के बाद में आपको मालूम पड़ा कि उसमें घोटाला है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? उस एग्रीमेंट को रद्द करके दोबारा टेंडर बुलाने की बात कही है ना, आया ना। मतलब आप किसी भी घोटाले में आप एक एग्रीमेंट करते हैं घोटाला करने के लिए, और आपको यह मालूम पड़ता है कि उसमें घोटाला है, सरकारी खजाने को नुकसान है, तो क्या आप एग्रीमेंट होने के वजह एक मामूली सा एक्सप्लेनेशन देके आप उसको लूट को आप कंटिन्यू करेंगे? ये नहीं कर सकते ना आप। अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट हो, आपको बीच में जब मालूम पड़ता है कि इसमें घोटाला है, सरकारी खजाने को नुकसान है, तो उसको कैंसिल करना आपका दायित्व बनता है। तो ये कोई वजह नहीं है। अच्छा, मतलब इस वजह से, क्योंकि जगन मोहन को यह आभास था कि ये बड़ा स्कैम हो सकता है, इसलिए कैंसिल किया। लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात
इस बात, ये थियरी अगर वाकई सच के करीब है या सच है, तो फिर इतना बड़ा, ये छोटा मोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ ये अमाउंट जो आप कह रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करते हुए कह दूं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस देश के आप समझ लो कि 90% राज्यों का बजट नहीं है इतना होगा, इतना बजट नहीं होगा 90% राज्यों का, 85-90% राज्यों का, जितना बड़ा आप स्कैम बता रहे हो। 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का स्कैम। मोदी जी, अमित शाह, वहीं पर चंद्रबाबू नायडू के बगल में कुर्सी लगा के बैठे हुए डिप्टी सीएम पवन कल्याण, ये सब कैसे खामोश हैं, कैसे आगे खामोश रह पाएंगे? अगर ये बात सामने आ जाती है और इसमें कुछ तथ्यात्मक रूप से इसकी पुष्टि होती है। हालांकि जो आपने कहा, मैं याद दिला दूं, जो जिस तरह से अनुमानित राजकोष को अनुमानित घाटा जैसे आपने बताया है, यूपीए 2 पर ऐसे ही घोटालों के आरोप लगे थे, कोई घोटाला धरातल पर नहीं था। सभी जो विनोद राय के जितने सीएजी उस समय थे, उन्होंने जो जो घोटालों की तरफ इशारा किया और इस देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सबसे बड़ा खड़ा हो गया, यूपीए 2 को जाना पड़ा, वो सारे के सारे इन्हीं अनुमानों पर थे जो थियरी रख रहे हैं राजशेखर राव साहब, कि अगर ऐसा होता तो इतना जो है सरकारी खजाने में इतना पैसा आता, ये नहीं आया, यानी इतने का स्कैम हुआ। सेम फॉर्मूला विनोद राय ने जिस आधार पर यूपीए 2 में घोटालों की बाढ़ ला दी थी, एक लाइन से घोटाले गिनाने शुरू किए, करीब करीब वही मुझे नजर आता है राव साहब। क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर मोदी साहब, पवन कल्याण, ये लोग कैसे चुप रहेंगे? पहली बात तो मैं विनोद राय का मेरा तुलना मत कीजिए। मैं जो रजिस्टर ऑफिस में जो वहां कीमत दर्ज है, हाँ, उसे कोट कर रहा हूं। आप जिसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो हाँ, ढकी छुपी बात तो नहीं है वो। हाँ, आपको हाँ, रजिस्टर ऑफिस जाने से पता चल जाएगा कि वहां की कीमत क्या थी। हाँ, 2 या 3 लाख ही थी। मार्केट हाँ, रेट क्या है मैं बता रहा हूं, उसके हाँ, दुगनी रेट देने की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मार्केट रेट मतलब 2013 जो कानून है, उससे दुगनी रेट देने वाली बात कर रहा हूं मैं। किसानों को घाटे में नहीं डाल रहा हूं मैं। हाँ, उसके दुगनी भी अगर आप रेट दे दे तो 7,000 करोड़ में मामला सेट हो जाता। उसको अगर हाँ। आप दुगनी भी रेट दे दे, मतलब 10 का 20, तो अगर 10 लाख का 20 लाख देते। 20 लाख दे दे तो भी 7,000 करोड़। आप अच्छा, खुला हाँ, खुला आप हिसाब कर लीजिए। अब हाँ, 35,000 एकड़ है, हाँ, 33,400 है, हम लगा लेते हैं 35,000 एकड़ है। हाँ, तो एक एकड़ का 10 लाख मतलब 1 करोड़ में 10 एकड़ आते हैं। हाँ। 35,000 में से अब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। 35 आ गया सीधा, 35 दूनी 70, 7,000 करोड़ आ गया वो अमाउंट उतना। हाँ, 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 7,000 करोड़ में आप जमीन खरीद सकते हैं। ये हाँ, मेरा बात नहीं है, आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। हाँ, दूसरी बात, 5 लाख करोड़ ये जमीन का कीमत बन जाता, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये 25% जो भी सरकारी जमीन है, उसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपया बन जाती है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट है, एक नहीं। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तो ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू का जो स्टेटमेंट है उससे मिलान करके, उससे मैच करके मैं बता रहा हूं कि इतने का घोटाला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कीमत 5 लाख करोड़ है, ये मैं नहीं कह रहा, वो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। अगर जगनमोहन रेड्डी कंटिन्यू करते अमरावती कैपिटल को, मतलब उन्होंने 3 कैपिटल्स लेके आए, उसको 3 कैपिटल्स न लेके आकर वो कंटिन्यू करते, तो आज उस जमीन की कीमत जो है 5 लाख करोड़ होती। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का। दूसरी बात, आप कहते हैं जगनमोहन रेड्डी अगर किया तो सॉरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण चुप क्यों हैं? जब पवन कल्याण 2019 चुनाव से पहले कहते थे इसी अमरावती को, ये अमरावती का कैपिटल सारे प्रदेश का कैपिटल नहीं है, ये एक जाति का कैपिटल बन गया है। एक नाम लेके कहा है उन्होंने, कुछ जातियों के लिए ये कैपिटल बन के सीमित रही गई है, ये जनता की कैपिटल तो कभी नहीं बन सकेगी। जब वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तब का उनका स्टेटमेंट है। जगनमोहन रेड्डी जैसे आते हैं और कहते हैं कि अमरावती कैंसिल हो, 3 जगह 3 अलग रहेंगे, तो पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू मात्र 30 दिन में पवन कल्याण ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया और कहा कि अमरावती में कैपिटल हो जाएगी।
मतलब 2019 चुनाव हुआ था हमारे पास, अप्रैल के महीने में 11 तारीख को हुआ था। अप्रैल के 10 तारीख तक पवन कल्याण ये कह रहे थे कि अमरावती कैपिटल एक जाति के लिए है, प्रदेश के लिए कैपिटल नहीं है। जून में वो कह रहे हैं, परिणाम जून में आए तो परिणाम जो वो कह रहे हैं कि ये कैपिटल जो है अमरावती में होना चाहिए। सारे चंद्रबाबू नायडू का प्लान सही है। अभी मेरा ये डाउट है, क्या पवन कल्याण में उसने कोई जमीनें खरीदी क्या? 2 महीने में आप ऐसे अपनी बात नहीं पलट सकते। खैर ये बड़ा दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है, हम केंद्र से एक पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा का टैक्स नहीं लगाएंगे, इसी में जो कमाई आती है उसी से हम कैपिटल बनाएंगे। आज वो वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, आज वो एशिया डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और उसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। इसका मतलब है आप 5 लाख करोड़ का घोटाला कीजिए, वो घोटाला करने के लिए हम आपको बैंक का लोन भी दिलवाएंगे। मैं कहता हूं ऐसा कोई स्कीम, योजना दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। दुनिया में कोई सरकार, कोई केंद्र सरकार एक घोटाला करने के लिए बैंक लोन के लिए गारंटी कोई सरकार तो नहीं देती। हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है। अरविंद केजरीवाल ने सेम, अरविंद केजरीवाल और चंद्रबाबू नायडू का सेम है। उसका एक्सप्लेन कर देता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल नहीं करते हुए उन्होंने एक नया स्कीम लेके आया जिसमें उन्होंने कहा कि 25% जमीनों को दी जाएगी। मतलब जो मौजूदा कानून है उसको नजरअंदाज करते हुए ना नया कानून बनाया। सेम केस विद अरविंद केजरीवाल, जो लिकर पॉलिसी है उसको रद्द करके उन्होंने नई लिकर पॉलिसी लेके आए जिसके तहत दिल्ली सरकार को 664 करोड़ का घाटा होने वाला था। 664 करोड़ के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। यहां पर ईडी, सीबीआई नजर भी नहीं डाल रहे हैं। केस तो छोड़िए, केस तो दूर की बात, अरेस्ट दूर की बात, जेल दूर की बात, आप उसको ईडी का नोटिस भी नहीं आया आज तक। इतना बड़ा घोटाला हो गया, 5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, ना ईडी आती है ना सीबीआई आती है। क्यों नहीं आती है? एक बैसाखी है भाई। अगर बैसाखी है तो बहुत महंगी बैसाखी, इतनी महंगी बैसाखी दुनिया में न बनी 18 एमपी है हमारे पास, 18 एमपी है। हम कहते हैं हमें पैसा ही नहीं चाहिए, सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का लोन दिला रहे हैं, ईडी अपना एशिया डेवलपमेंट बैंक का लोन दिला रहे हैं। आप लूटो भाई, लूटो, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको हमारा समर्थन जब तक है, आप जितना चाहे लूट मचाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, ना ईडी को भेजेंगे ना सीबीआई को भेजेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें आई जो आपकी थियरी है, इस थियरी को आंध्र प्रदेश के लोग बाकी न समझ पाए, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग तो इसको बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। वो खुद, हम तो कई बार कहते हैं कि हम भी कुछ कहते हैं तो भी दर्शकों को उसको अपनी कसौटी पर कसना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये राव साहब ने जो बताया है, राव साहब अपनी जगह पर सारे तर्क तथ्य लेकर के आए हैं, सारा सरकारी आंकड़ों के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन अगर ये बात है, सच है, मैं अभी भी अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो दस्तावेज नहीं है, सारा रिसर्च वर्क किया है राव साहब ने। अगर ये सच है तो मुझे लगता है इस देश में इससे बड़ा, इसका दुनिया में देश छोड़िए, दुनिया में इतना बड़ा पहला घोटाला सबसे पहली बार हुआ है। देश तो छोड़िए, देखते हैं इस पर आगे क्या। अब ये बातें चर्चा में आई हैं तो क्या रिएक्शन दिखता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। राव साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना डीप रिसर्च करके आप, ऐसे ही चीजें निकलती हैं, ऐसे ही निकलती हैं हिंडनबर्ग से लेकर के, और अलग अलग जो हैं मंच हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही वो डीप रिसर्च करते हैं। बाद में चीजें पता चलती हैं कि कितना सच कितना झूठ, क्या उसका एक कंक्रीट एविडेंस कितना है।
तो राव साहब ने भी लाया है इसको। इसकी मुझे लगता है कि जांच होनी भी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये बैसाखी मान करके और ऐसी इजाजत तो दी नहीं जा सकती है। खैर, हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।